दिल्ली के सीएम आवास से वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन को रिक्रिएट किया है। पुलिस स्वाति को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंची। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से पूछताछ की। सीएम के पीए विभव कुमार पर स्वाति ने मारपीट का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर विभव ने इस मामले में क्रॉस कंप्लेंट दर्ज करवाई। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि स्वाति मालीवाल इस षड्यंत्र का चेहरा और मोहरा दोनों है। स्वाति मालीवाल 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। उनका इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था, वो नहीं थे, इसीलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। आज सामने आया वीडियो उनकी पोल खोलता है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। वहीं मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट की घटना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार केजरीवाल पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी है। 13 मई की इस घटना के बाद से अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द भी नहीं कहा। सीएम ने घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं तब विभव कुमार ने बदतमीजी की। केजरीवाल को खुद आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा रहा हूं। क्यों? इससे कोई और कंपैरिजन हो नहीं सकता। इधर महिला के ऊपर, उधर महिला के ऊपर नहीं भाई, कुछ और विषय इसके कंपैरिजन में नहीं जमता है। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है। ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट लोकसभा सीटों पर मतदान होने और इनको साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की तो कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने दिन रात मेहनत कर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने वाली है। नई सरकार में मुझे गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं।
आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य, यहां जब से भाजपा की सरकार आई है, आजकल ये माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं, लेकिन सपा का माफिया मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके मुखिया माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेस और कश्मीर में अलगाववादियों की जमानत को खाद पानी देती थी। पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चिट देती थी। और साथियों, ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी। दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए 400 पार सीटें जरूरी है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली। 370 हटाने को बड़ी सफलता बताया तो विपक्षी गठबंधन को एक साझा संस्कृति बताया। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ गरीबों को
अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है। चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करे हैं। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते। देखिए, ये पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती है हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडिया अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडिया अलायंस चाहिए या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भावुक अपील की और कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, यह आपको निराश नहीं करेगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी प्रत्याशी हैं। ऐसे में जनसभा के दौरान जब सोनिया गांधी मौजूद भीड़ को संबोधित कर रही थी, तो इस दौरान मंच पर बेटी प्रियंका और राहुल गांधी भी उनके साथ ही खड़े थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बोलवा सकता हूं।
मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। कब बुलाएंगे? और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी और